हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिजल्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग संविधान की क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था की परिभाषाओं पे बात करेंगे मेरे मित्र। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व का पहला यदि संविधान की बात करें कि लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है आपका अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह मेरे भाई है भारत का। लेकिन मेरे मित्र, यदि यह पूछ दे कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का उदय या जन्म कहाँ हुआ था, तो वह इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन आप लोग को जान के आश्चर्यचकित होगा कि मेरे भाई, संविधान जो इंग्लैंड का संविधान है वह क्या है, अलिखित है। उसको लिखा नहीं गया है, व्यवहार में लागू किया गया है। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वह सभी संविधानों का जननी कहा जाता है। जन्म यदि संविधान का यदि बोला जाए तो वह इंग्लैंड से हुआ था। तो मेरे मित्र, हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, जैसे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की परिभाषा क्या है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी किताब लेते हैं तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लिखा रहेगा या राज्य व्यवस्था लिखा रहेगा, और राज्य व्यवस्था का सही अर्थ होता है मेरे मित्र पॉलिटी। पहले हम लोग भारतीय संविधान के जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या है, संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है और उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि संविधान जो मेरे भाई है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सम और दूसरा है आपका विधान। सम प्लस विधान से क्या बना है, संविधान बना है। एक चीज और देखते हैं तो सम का अर्थ, इसका अर्थ यदि देखेंगे, सबका अर्थ होता है, आपके नाम का भी अर्थ होगा। नेट पे खोजिएगा, आपका नाम का अर्थ भी मिल जाएगा। जैसे सम का अर्थ क्या होता है, समान होता है, और आपका विधान का अर्थ क्या होता है, कानून होता है। क्या होता है मेरे मित्र, कानून होता है। तो सम प्लस विधान, सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है कानून। यदि इसका एक लाइन की परिभाषा में बात करें तो वह कानून जो सबके लिए क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिख ले हैं। थोड़ा सा सरल परिभाषा पहले लिखते हैं। यह भी परिभाषा है, परिभाषा लिखते हैं। और परिभाषा यह है कि आप लोग का जैसे कोई भी मूवीज रहता है तो मूवीज में पहले ही मार धार लड़ाई नहीं होने लगती है, पहले स्टोरी बनता है। स्टोरी होने के बाद वह आपका लड़ाई होता है, प्यार होता है, गाना गाया जाता है। उसी तरह पहले संविधान की शुरुआत करेंगे, उसी में हम परिभाषा पे जिक्र जरूर करेंगे कि संविधान की आखिर परिभाषा क्या होता है। हर एक चीज़ का परिभाषा है, इंसान का परिभाषा है, धर्म का परिभाषा है, इसी में बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हर एक चीज़ का परिभाषा होता है। बस बताने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे मित्र, लेकिन जानना काफ़ी जरूरी है। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो लिखिएगा, वह कानून जो सभी के लिए, वह कानून जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, उसे संविधान कहते हैं, उसे संविधान कहा जाता है। तो वह कानून जो सभी पर समान रूप से लागू होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यह बहुत ही एक सरल परिभाषा है। हम दो परिभाषाओं पे चर्चा करेंगे। एक परिभाषा देख लिए हैं जहां से हमको संविधान के दो शब्दों से ही मिल गया है। इसका अर्थ, सम का अर्थ समान, विधान का अर्थ होता है कानून। वह कानून जो सभी के लिए, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी को समान रूप से लागू होता है, वह क्या होता है, संविधान कहलाता है। हम दूसरा देखते हैं परिभाषा। दूसरा परिभाषा, यह इंपॉर्टेंट परिभाषा आप लोग की दृष्टि से रहेगा, यह आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। देखते हैं क्या परिभाषा है। संविधान से तात्पर्य
तात्पर्य उन प्रावधानों संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के समुच्चय या संग्रह से है। समुच्चय या संग्रह से है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यदि इस परिभाषा पे गौर करेंगे, चलाया जाता है मेरे भाई, यदि इस परिभाषा पे आप गौर करेंगे तो इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा अर्थ निकालते हैं, बहुत सर्वाधिक अर्थ निकालते हैं। जैसे संविधान से तात्पर्य है उन प्रावधानों के, यह देखिएगा, उन प्रावधानों के, वह प्रावधान मतलब प्रावधान का मतलब कानून, समुच्चय या संग्रह से है। समुच्चय या संग्रह से है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, समुच्चय का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश का हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, भारत जिस देश का शासन क्या है, चलाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। मेरे मित्र देखिए कितना प्यारा है एकदम परिभाषा। यदि हम बात करें कि यह बोल रहा है क्या, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, तो मेरे भाई हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है भारत। उस देश का नाम क्या है, भारत। और जो शासन चलाया जाता है, तो भारत में शासन चलाया कैसे जाता है, तो भारत में शासन चलाने के लिए सरकार होती है। क्या होती है मेरे मित्र, भारत में शासन चलाने के लिए सरकार होती है, सरकार होती है। और सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं और सरकार के जो 3 अंग होते हैं उन्हीं के माध्यम से यह क्या करता है, देश का शासन का संचालन करता है। जैसे यदि हम बात करें कि 3 अंग कौन कौन से हैं, तो 3 अंग में हम बात करते हैं मेरे मित्र, तो एक तो हो जाएगा आपका कार्यपालिका, एक तो हो जाएगा आपका कार्यपालिका हो जाता है। दूसरा जो है आपका हो जाएगा विधायिका। कौन सा हो जाएगा मेरे मित्र, विधायिका हो जाएगा। और तीसरा यदि हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका क्या, न्यायपालिका हो जाएगा। मेरे मित्र लिखते भी चलिएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको रिमूव आपका बैक कर दें। जब भी करेंगे तो इसको मिटाकर ही लिखेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, लिखने के लिए मिटाना पड़ता है। तो भारत में यदि हम भारत में करें कि भारत, देख लीजिएगा, संविधान की परिभाषा से ही हम इतना आपको बता रहे हैं। संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों के समुच्चय या संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश का, और जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, देश का शासन चलाया जाता है। तो देश में शासन चलाने के लिए क्या है, देश में शासन चलाने के लिए एक सरकार होती है, और सरकार, भारत की जो सरकार है 3 अंगों के माध्यम से आपका शासन का संचालन करती है। तो उसको भी देखेंगे कि भारत जो सरकार है वह किसके माध्यम से अपने शासन का संचालन करती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, वास्तव में सरकार के 3 अंग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। यह हो गया सरकार, और सरकार के कितने अंग, 3 अंग हो गए, 3 अंग हो गए। और कौन कौन से हैं, तो सरकार के 3 जो अंग हैं, पहला है आपका कार्यपालिका, पहला कौन है, कार्यपालिका है। दूसरा पे आ जाता है आपका कौन सा, विधायिका आ जाता है। और तीसरा पे जो आ जाता है मेरे मित्र वह है आपका न्यायपालिका आ जाता है। लेकिन एक चीज़ गौर करिएगा,
एक चीज़ गौर करिएगा, सरकार जो है मेरे मित्र, यह दो स्तर पे, इसको यदि व्यवहारिक रूप से बांटते हैं तो सरकार भी दो प्रकार से बढ़ जाती है। एक तो संघ सरकार होती है और एक जो होती है राज्य सरकार होती है। मैं इसको भाग 5 और भाग 6 में एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा कि संघ सरकार में कौन कौन से लोग आते हैं और राज्य सरकार में कौन कौन से लोग आते हैं। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं यह संघ सरकार की चर्चा कर रहे हैं, संघ सरकार की चर्चा कर रहे हैं। इसका जिक्र हमें भाग 5 में जो अनुच्छेद आपका 52 से और 151 तक पढ़ेंगे, वह आपका भाग 5 में संघ की सरकार में मैं ऐसा ही बना के और आपको लिखवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। तो कार्यपालिका की यदि बात करें तो कार्यपालिका में सबसे जो हेड होता है वह होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उप राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के बाद कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बाद कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी के बाद कौन होता है? संघ के मंत्री परिषद होते हैं। संघ के मंत्री परिषद होते हैं। यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह कार्यपालिका है। विधायिका में कौन आएगा? तो विधायिका में आ जाएगा आपका लोकसभा आ जाता है और आपका राज्यसभा आ जाता है। लोकसभा आएगा और राज्यसभा आएगा, जबकि न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट आपका क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। यह सरकार के 3 अंग है। इसी के माध्यम से सरकार आपका शासन का संचालन करती है। इसी के माध्यम से शासन का संचालन करती है। यदि विधायिका की बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो कानून बनाना इसका क्या होता है मेरे भाई? कार्य होता है। कानून का निर्माण करने का जो कार्य होता है इसी का होता है। कार्यपालिका क्या कार्य करती है? तो कार्यपालिका है यह कानून का संचालन करवाने का कार्य करती है। कानून का संचालन करवाने का कार्य जो करता है वह कौन कहलाता है? वह कार्यपालिका। जैसे कानून बनाया जाता है तो कानून का संचालन भी तो करने वाले चाहिए। जैसे नियम बना दिए और नियम का कोई पालन करवाने वाला नहीं रहेगा तो बहुत सारी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। इसीलिए यह नियम का पालन करवाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। जबकि न्यायपालिका क्या होता है? न्यायपालिका जब किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, जब किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, उस कानून उल्लंघन करते हैं तो सजा देने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करता है। लेकिन मेरे मित्र बस ध्यान रखिएगा कि यह संघ या भारत सरकार के बारे में बता रहे हैं। एक और हो सकता है यहीं पे राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार में सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। कार्यपालिका इसमें भी रहेगा, विधायिका भी रहेगा, न्यायपालिका भी रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति का यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री के जगह पे मुख्यमंत्री, महान्यायवादी के जगह पे महाधिवक्ता, संघ के मंत्री परिषद के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? राज्य के मंत्री परिषद। यहाँ पे लोकसभा के विधानसभा, राज्यसभा के यहाँ विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट के पास में कौन हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। यह राज्य की सरकार है। इसी के आधार पे किसी देश का क्या किया जाता है? शासन का संचालन किया जाता है। एक चीज और जानिएगा मेरे मित्र, जो आपका यह भारत का कानून है, वह भारत में सबसे सर्वोच्च कानून यही माना जाता है। मतलब भारत का सबसे सर्वोच्च जो किताब है वह क्या माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। यह लिखना काफ़ी जरूरी है मेरे भाई कि भारतीय संविधान को क्या माना जाता है। तो भारतीय संविधान को भारत में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। भारत में लिखिएगा, यह पॉइंट जरूर लिखिएगा, भारत में संविधान को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि हिंदुओं के लिए रामचरितमानस, रामायण, या आपके मुसलमान भाइयों के लिए कहा जाए कि आपके लिए कुरान, या सिख ईसाई भाइयों के लिए कहा जाए कि आपका बाइबिल, या हिंदू भाई साहब जितने भी लोग हैं
अपने जो ग्रंथ की किताब हैं सब अपने अपने धार्मिक यदि दृष्टि से देखें, हिंदू अपने धर्म को मानेगा, मुसलमान अपने धर्म को मानेगा, ईसाई अपने धर्म को, सिख अपने धर्म को, किताब को मानेगा। लेकिन यह जो किताब है धर्म के नाम पे किताब है, लेकिन भारत का जो संविधान है वह किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं बनाया गया है, यह भारत के सभी नागरिकों को देखकर बनाया गया है। इसलिए भारत का जो कानून है, संविधान का जो कानून बना है, यह सबसे सर्वोच्च माना जाता है। तो भारत का जो संविधान है यह सबसे सर्वोच्च किताब मानी जाती है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि संविधान की बात करें तो संविधान में यही डिफिनेशन है मेरे भाई। अभी देखे हैं संविधान के बारे में सब कुछ देख लिए, अब देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या होता है। राज्य व्यवस्था क्या होता है इस पे जिक्र करना काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि राज्य व्यवस्था और संविधान में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिटी बोलते हैं, और उसको संविधान को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। राज्य व्यवस्था क्या होता है, राज्य व्यवस्था कहता है जब संविधान को, इसका परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार ध्यान से मेरे भाई सुनिएगा। कहता है कि जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। विभिन्न प्रकार के विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। उन्हें जब समग्र रूप दिया जाता है, जब उनको इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। यदि परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है तो देख सकते हैं, जैसे यह मोबाइल है, यह क्या है, मोबाइल है। मोबाइल है, इसको मोबाइल कह सकते हैं। मान लीजिए यह संविधान का किताब है, देखे होंगे यहाँ पे भारत की राज्य व्यवस्था लिखा होगा, यहाँ पे यह नहीं लिखा है कि भारत का संविधान, भारत का राज्य व्यवस्था लिखा है। क्यों लिखा है, यह उस पर जिक्र करना है कि राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान पढ़ते हैं, यह दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि यह मोबाइल है, यह मोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ आपके इसमें हैं, जैसे फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बहुत सारी इसमें चीज़ हैं। लेकिन ये जैसे ही इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही इसका प्रयोग करते हैं व्यवहार में, जब इसके व्हाट्सएप फेसबुक को लागू करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उभर के सामने आ सकते हैं। मुद्दे क्या हो जाएंगे, हो सकता है अरे आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप अपना डीपी लगा सकते हैं, यह विषय और मुद्दे ही हैं। आपका हो सकता है कि कोई फेसबुक, आपका ओटीपी लेके आपका कोई फेसबुक ही हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया, यह मुद्दे हैं, विषय हैं। जब व्यवहार में इस मोबाइल को लागू किया जाता है तो बहुत सारे मुद्दे क्या होते हैं, उभर कर आते हैं। और जब ऐसे मुद्दे जो इसके अंदर है जब लागू करते हैं, जब चलाते हैं, तो चलाने के बाद जब ऐसे मुद्दे उभर कर आते हैं उसी को हम राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। लेकिन ऐसे यदि नॉर्मल है तो यह क्या है, मोबाइल है। ऐसे नॉर्मल इसको छोड़ दिए, मोबाइल है। व्यवहार में लागू करेंगे तो मेरे मित्र यही क्या हो जाएगा, आपका राज्य व्यवस्था हो जाएगा। यह हमारा संविधान का किताब है, यह हमारा संविधान का किताब है। लेकिन इसमें क्या है, आप लोग खूब जानते होंगे कि इसमें 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां है, 22 भाग हैं। लेकिन मेरे भाई इस पे किताब में लिखा गया है, इसको लागू नहीं किया गया है। और जैसे ही इसको व्यवहार में लागू करते हैं, इसमें जो लिखा गया है इसको लागू करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। हो सकता है एक लागू करने पर, कोई भी चीज लागू करने पे दो प्रक्रिया आ सकती हैं, एक तो निगेटिव आएगा, एक दूसरा पॉजिटिव आएगा। तो जो विषय हो सकता है कि निगेटिव आ जाए। कोई भी कानून लागू करते हैं तो यह नहीं है कि वह अच्छे के लिए ही लागू करें, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकता है। तो वैसे ही मुद्दे जो उभर के आते हैं उनके पे कानून बनाया जाता है, वह सभी किसमें, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं। आशा है मेरे मित्र कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग राज्य व्यवस्था या पॉलिटी पे हम परिभाषा लिखते हैं, तो लिखिएगा राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था संविधान का, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को हम इंग्लिश में यदि बात करें तो एप्लीकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है।
यह क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है। मोबाइल के बारे में मेरे भाई बताएं ना कि मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जब, अब देखिएगा, अब आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे भाई, जब संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब देख लीजिए, मैं जो मोबाइल का परिभाषा आप लोग को दिया हूं, यदि उस पर जिक्र करें तो मेरे भाई देखिए क्या है, यह मोबाइल है। राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, मतलब इस मोबाइल के अंदर जो फीचर है वो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। राज्य व्यवस्था संविधान का क्या है? एप्लीकेशन है। मतलब यह मोबाइल संविधान है और राज्य व्यवस्था इसके अंदर जो ऐप है वह क्या है? एप्लीकेशन है। जब संविधान को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है, मतलब इस मोबाइल को लागू करते हैं, इस मोबाइल के अंदर जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। हो सकता है कि इस मोबाइल के अंदर आपका जीमेल नहीं पड़ा हो सकता है कि बैटरी नहीं चल रहा हो सकता है कि स्क्रीन ऐसे ऐसे कर रहा हो, बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। इसी मुद्दे को ही क्या कहते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था कहते हैं मेरे मित्र। अब देखिएगा आगे, सामान्यतः आगे हम लोग यदि बात करें तो सामान्यतः राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व हैं। यह थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिएगा। इसके भी कई सारे आपके जहां से निर्णय आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। सामान्यतः राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व हैं। पहला कौन सा है? संसद के कानून, एक तो यह है संसद के कानून। दूसरा, न्यायालय के निर्णय, एक तो यह भी है न्यायालय के निर्णय। अभी इस पे हम लोग जिक्र करेंगे कि यह सब क्या है। तीसरा यदि हम बात करें मेरे मित्र, तो तीसरा क्या है? तीसरा कहता है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं एवं उनके कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। इस पे थोड़ा सा आइए हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर जी? क्योंकि आप लोग यह तो ऑनलाइन है, उसमें भी यह लाइव वीडियो नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होगी कि इसका मतलब क्या है। यहाँ तक तो सर समझ में आ गया कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, लेकिन आगे सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया है कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए, तो सामान्यतः राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित तत्व हैं। कौन कौन से हैं? संसद के कानून। अब देखिए, संसद के कानून का मतलब क्या है? जैसे हम यदि मेरे भाई पहले ही जब मैं इस क्लास की शुरुआत किया हूँ वैसे ही बोल दिया हूँ कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और आगे और लिखा उसमें जाएगा तो हो सकता है कि विश्व का नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कानून बन जाए। लेकिन इसीलिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संसद खुद बना के अधिनियम के रूप में कन्वर्ट किए हैं। वह भी कानूनी है लेकिन वह संसद बनाई है।
बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लिखा नहीं गया है संविधान में, वह न्यायालय के निर्णय के ही तर्ज पे काम करता है। दूसरी चीज, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं हैं और उनकी कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। जैसे मेरे भाई बताए हैं कि देश का शासन चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी तरह सरकार के अंदर भी उनके कार्यों को संचालन करने के लिए बहुत सारे आपकी क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? संस्थाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे शादी पड़ गया, तो हो सकते हैं आपके 5 दोस्त हैं जो काफ़ी हट्टा कट्टा रहेगा, तो उसको जयमाल पे लगा देंगे कि लड़ाई झगड़ा होगा तो ये क्या होगा, देख लेगा। हो सकता है एक ऐसा होगा जो गांव के सभी स्त्रियों पुरुष को पहचानता है, एक जानता है कि कौन खा के 2 बार खाएगा, कौन 3 बार खाएगा, उसको कहाँ लगाएंगे, तो उसको लगाते हैं दरवाजा के सामने, वह सब कुछ जानता है। वैसी ही संस्थाएं भी होती हैं। जैसे जैसे आपके विद्वान लोग होते हैं जो संसद में होते हैं, उसी प्रकार से उनको संस्थाएं प्रदान की जाती है, उनके स्थान दे दिया जाता है कि भाई आप इस विषय पर कार्य करिए, ऐसा कहा जाता है। तो वैसी संस्थाएं जब कार्य करती हैं तो हो सकता है कि मेरे भाई कोई भी संस्था हो सकता है कि अपने जरिए अपने अनुमान से वह सही कार्य करें, लेकिन लोगों को गलत लगे। तो वैसे भी बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं जिनको ध्यान देना काफी जरूरी है। तो एक यह भी है न्यायालय के निर्णय, तो यह भी कानून है मेरे भाई। और इन कानूनों के जैसे संसद का कानून, जैसे यदि मेरे भाई बात करें कि संसद के कानून से तात्पर्य क्या है, तो संसद ही कानून बनाती है मेरे भाई। आपके जो संविधान में, मूल संविधान की यदि बात करें तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और यदि 8 अनुसूची है, वह संविधान सभा में बना था, संसद के संविधान सभा के सदस्य बनाए थे। लेकिन संसद के कानून का मतलब क्या है? तो संसद के कानून का मतलब यह है कि जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। अब विषय मुद्दे क्या? जैसे मोटर यान अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम भी एक निकाला गया है, जो क्या है, संसद के कानून के द्वारा ही निकाला गया है। अब उस समय मोटर वाहन थे, लेकिन उस प्रक्रिया के हिसाब से संविधान सभा में या किसी भी अनुच्छेद में मोटर यान से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि आप 3 सवारी बैठा लो तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन संसद एक कानून बनाया है मोटर अधिनियम, उसमें आपको मिल जाएगा कि यदि ट्रिपल सवारी करते हैं या आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको इतना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यह संसद कानून बनाया है। तो उससे भी, जो कानून बनाया है उससे भी हो सकता है कोई विषय और मुद्दे उभर के सामने आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? राज व्यवस्था कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? राज व्यवस्था कहेंगे। न्यायालय का जो निर्णय है, न्यायालय का निर्णय मतलब बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो न्यायालय खुद देता है। जैसे अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 21 में कहता है जीवन जीने का अधिकार। मतलब आप यदि मरना भी चाहते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत आपको मरने नहीं दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 21 कहता है। लेकिन संविधान, भारतीय संविधान जो आपका था, उसमें अब भारतीय संविधान में न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया कि जीवन जीने का अधिकार बस इतने से काफी नहीं हो जाएगा, गौरवपूर्ण जीवन जीना, मतलब इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो यह न्यायालय का निर्णय हो जाएगा। मेरे भाई, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं एवं उनके कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, इन पे चर्चा करेंगे, आज ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यह राज व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन मेरे मित्र, संसद के कानून और न्यायालय के निर्णय यह थोड़ा सा पोस्टपोन्ड करते हैं। और यह मेरे मित्र, हम लोग बात जो करेंगे यह आपके मौलिक जब अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र करेंगे कि न्यायालय ने कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से निर्णय दिए हैं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसे 2020 में गुलाम नबी आज़ाद केस में आपको इंटरनेट चलाने का अधिकार दिया गया है। अब खुलकर इंटरनेट चला सकते हैं। कोई भी पूछेगा कि क्यों इंटरनेट चला रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यह मुझे मौलिक अधिकार दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद केस में। यह न्यायालय का निर्णय है कि इंटरनेट चलाने का अधिकार है, बोलने का आजादी है, सब कुछ दिया गया है। न्यायालय का निर्णय यह आपको किसमें, आपको देखा जाएगा, यह हम लोग किसमें, आपका मौलिक अधिकार में। लेकिन मेरे मित्र, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, यह संस्थाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा उन पर जिक्र करेंगे। और यह संस्थाएं कैसी होती हैं उन पर भी जिक्र करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन खूब अच्छा पूछता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र यहाँ से। और पहला लेक्चर आप लोग के लिए जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यह जो संस्थाएं हैं यह खूब पूछता है यहाँ से, संस्थाएं से क्वेश्चन। तो मेरे मित्र, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। ये मेरे मित्र मिटा दे रहे हैं। भारतीय संस्थाएं और उनके विभिन्न प्रकार के मुद्दे। तो संस्थाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। यदि हम जिक्र करें मेरे मित्र, तो संस्थाएं कहा जाता है कि 3 प्रकार की होती हैं संस्थाएं। अब कैसी संस्थाएं हैं वह थोड़ा सा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। संस्थाएं, अब जो संस्थाएं हैं इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे?
अब देख लीजिएगा, पहला हो जाता है संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था? संवैधानिक संस्था हो जाती है, यह आपकी संवैधानिक संस्था बात करता है। और दूसरा जो संस्था की बात करता है यह मेरे मित्र यह असंवैधानिक कहता है, असंवैधानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक की बात करता है, असंवैधानिक। और एक तीसरा बात करता है मेरे मित्र तीसरा का, और तीसरा जो बात करता है वह कहता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक की बात करता है। यही तीन आपकी संस्थाएं होती हैं जो सरकार के बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर, अच्छे अच्छे कार्यों में यह सहायता करती हैं। उनको हम बोलते हैं, पहला क्या है? संवैधानिक संस्था, दूसरा क्या है मेरे भाई? असंवैधानिक संस्था, और तीसरा क्या है आपका? गैर संवैधानिक संस्था। लेकिन यदि गैर संवैधानिक को यदि देखेंगे तो इसको भी तीन भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। पहला है संविधिक संस्था, पहला इसका क्या है? संविधिक संस्था है। और दूसरा क्या है? इसको यह करके इसमें लिखते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था इसको कहते हैं, यह ध्यान में रखिएगा, पूछा गया मेरे भाई। और दूसरा जो है यह है कार्यकारी, यह है क्या? कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी संस्था है। और तीसरा जो है मेरे भाई यह अन्य संस्था है, अन्य संस्था है। अब यह देखिएगा, अब एक पे चलते हैं। यदि यह देखिए संवैधानिक है, कार्यकारी है, तीसरा क्या है? अन्य है। यह मेरे भाई तीन संस्थाएं हैं सरकार की, और यही तीन संस्थाएं भारत के अहम मुद्दे पर अहम फैसले, अहम कार्य करती है। तो पहला जो है संवैधानिक संस्था है, दूसरा असंवैधानिक है आपकी संस्था हो जाएगा, और तीसरा जो है आपका कौन सी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन गैर संवैधानिक में भी तीन इसको भाग में बांट गया है, सांविधिक, विधिक या कानूनी, दूसरा कार्यकारी, तीसरा अन्य। अब सांविधिक संस्था किसे कहते हैं? आइए उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो वैसी संस्था, आइए लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। वैसी संस्था, वैसी, चलिए देखिएगा नहीं इतना, वैसी संस्था लिखेगा, वैसी संस्था वैसी संस्था जिसका उल्लेख्य संविधान के अनुच्छेद में है, उल्लेख्य संविधान के अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद में है, उसे कौन सी संस्था कहेंगे? उसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। वैसी संस्था जिसका उल्लेख्य संविधान के अनुच्छेद में है, वैसी संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। अब ऐसी संस्था, कैसी संस्था इसमें आपका है? तो उदाहरण यदि हम देखते हैं, उदाहरण आप लोग के लिए मेन है, यही मेन है। संवैधानिक संस्था का परिभाषा मेन नहीं है, इसका उदाहरण मेन है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था कहलाता है। तो मेरे भाई पहला जो आपका संस्था है यह कहा जाता है अनुच्छेद 76, और अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या होता है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन जान लीजिएगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। यह जो पद है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है, और महान्यायवादी वैसे व्यक्ति को बनाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है मेरे मित्र, वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाते हैं। और यही व्यक्ति आपके राष्ट्रपति को कानूनी मामले में क्या करता है? सलाह देता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो अनुच्छेद 124 बात करता है, और अनुच्छेद 100 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट है मेरे मित्र, क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, वह भी एक संस्था है। यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 148 में क्या है? तो 148 में है CAG, कैग है, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है? अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मेरे मित्र, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 165। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो 165, और 165 में क्या है? महाधिवक्ता है। क्या है मेरे मित्र? महाधिवक्ता है। यह महान्यायवादी का छोटा भाई है। कौन? महाधिवक्ता
महाधिवक्ता यह क्या होता है, यह राज्य सरकार को कानूनी मामले में क्या करता है, सलाह देता है। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता, जबकि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यदि मेरे भाई हम जिक्र करें तो 280 में क्या है, वित्त आयोग है। वित्त आयोग है, यह भी क्या करती है, यह पैसा का लेन देन का बंटवारा करने का हिस्सा इसी को होता है। और वित्त आयोग भी कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अनुच्छेद 315 में क्या है, 315 में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है और अनुच्छेद 315 यूपीएससी संवैधानिक संस्था है। वैसे ही यदि हम देखते हैं मेरे भाई, तो वैसे ही आपका 354 स्टिमली, सॉरी मेरे मित्र, 354 नहीं, 324 है, यह क्या है, इसमें क्या है, तो भारत का निर्वाचन आयोग है। क्या है, निर्वाचन आयोग है। यह कैसी संस्था है, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यदि नेक्स्ट बात करें तो 338 है, और 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, 338 में है। और 338 ए में क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। मतलब 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए प्रावधान किया गया है, यह जिक्र है अनुच्छेद 338 में। और एसटी के लिए जो प्रावधान है अनुच्छेद 338 ए में है, यह अनुच्छेद 338 ए में है, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति की बात करता है, जबकि 338 में आपका किसकी बात करता है, आपकी अनुसूचित जाति की बात करता है। अब आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, 395 अनुच्छेद में उसका जिक्र है, वैसी संस्था को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्था कहते हैं। वैसी संस्था जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में है, वैसी संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। अब दूसरे पे आते हैं। यदि मेरे भाई यदि हम दूसरे की बात करें तो कुछ मिटाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यह मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके या आप देख सकते हैं, यह देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक संस्था का, असंवैधानिक संस्था का। यह कैसी संस्था है, तो असंवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है और संविधान विरुद्ध है, मतलब यह अवहेलना करने वाली बात है। संविधान क्या है, विरुद्ध है, वैसी संस्थाओं को वैसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, असंवैधानिक संस्था कहते हैं मेरे मित्र। जैसे संविधान में किसका उल्लेख नहीं रहेगा, तो वैसे संस्था जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो, जैसे आतंकी। यदि उदाहरण देखते हैं तो आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आतंकी संगठन इसका जिक्र नहीं होगा, आतंकी संगठन यह हमारे लिए यह विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, इसलिए इसका जिक्र नहीं मिलेगा। दूसरा यदि हम देखते हैं तो बब्बर खालसा भी कैसी एक संस्था है। बब्बर खालसा आपकी आतंकवादी संगठन है, यह आपके संविधान विरोधी है, इसलिए इसको हम असंवैधानिक संस्था में क्या करते हैं, रखते हैं मेरे मित्र। आते हैं तीसरे को देखते हैं, तीसरे को बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। लेकिन यह देखिएगा, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगा। तो पहले परिभाषा पे जिक्र करते हैं, देखिएगा क्या होगा। वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, यह देखिएगा, संविधान में नहीं है, लेकिन वह संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, हो सकता है। अब देखिए
कैसा कैसा मेरे भाई यह बात कर रहा है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक तो बात यह बोल रहा है कि वे जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अब वे यह ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में है वही नहीं कर, यह इतना है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसका देखिए यह क्या बोल रहा है, वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन वह संविधान के आदर्शों को क्या करती है, पूरा करती है, वैसी संस्था को हम क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। मतलब इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है और इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन यह जो संस्था है यह गैरकानूनी कार्य करती है, विरोधी है, लेकिन यह जो है यह संविधान के आदर्शों को क्या करती है, मानती है। इसलिए यह संविधान आपका, यह आपकी जो संस्था है सही मानी जाती है और यह जो संविधान की संस्था है यह गलत मानी जाती है। अब इसमें आपके सांविधिक, विधिक या कानूनी है, कार्यकारी है और आपका अन्य है, इन पे थोड़ा सा चर्चा हमको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे मित्र यह इतना मिटाने के बाद, क्योंकि हो नहीं पाएगा, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब यदि हम बात करें, बस एक ही संस्था का लिख रहे हैं नाम, गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, यदि इसकी हम बात करें तो संस्था। अब इसको हम भी बांटे थे कितने भाग में, आपका 2 भाग में, 3 भाग में बांटे थे। एक क्या था, संविधिक संस्था था, संविधिक संस्था था, और क्या इसमें था, या विधिक कह सकते हैं, विधिक संस्था, और एक या था एक कानूनी संस्था। यह कभी कभी यह दे देता है इसी नाम से, यह भी दे देता, कभी कभी सांविधिक दे देगा, कभी कभी विधिक देता है, कभी कभी कानूनी दे देता है। एक है कार्यकारी संस्था, एक क्या है मेरे मित्र, कार्यकारी संस्था है, और तीसरा क्या है, अन्य संस्था है, अन्य संस्था। इसी पे जिक्र करने था क्योंकि हम लोग 2 पे जिक्र कर चुके हैं। सांविधिक या विधिक संस्था क्या होता है, तो वैसी संस्था जो संसद ने खुद उसका निर्माण किया है, वैसी संस्था को हम क्या कहते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा जो है मैं आगे लिखवा चुका हूँ कि वैसी संस्था जिसका निर्माण संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन वह संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, उसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और इसी के 3 और आपके छोटे छोटे क्या है, भाई हैं, सांविधिक, कार्यकारी और अन्य संस्था। लेकिन ये गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे मित्र, तो देखते हैं संविधिक, विधिक या कानूनी। इसका अर्थ पहले लिखिएगा, परिभाषा, संसद के कानून का देन है, लिखिएगा, संसद के कानून का देन है। मतलब वैसा कानून जो संसद ने, संसद के कानून का देन है। मतलब यह जो कानून बनाया है यह संसद ने बनाया है। और इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ही क्वेश्चन बनता है। संस्थाएं के जितने भी आपके उदाहरण है उसी से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक संस्था है जो मानव पे यदि आप कुछ भी अवहेलना करते हो तो वैसी संस्थाओं को यह ध्यान रखती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब महिलाओं के उत्पीड़न को बचाने के लिए यह एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया था यह किसने किया था, संसद ने किया था। कैसी संस्था है, तो संविधिक है, विधिक है या कानूनी है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय सूचना आयोग, इसका नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय सूचना आयोग। यदि किसी विभाग के बारे में यदि सूचना प्राप्त करना है, आपको जानकारी इकट्ठा करना है, तो राष्ट्रीय सूचना आयोग से आप क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र,
राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। और यह राष्ट्रीय जो सतर्कता आयोग है, यह कहा जाता है कि आतंकवादी संगठन पे क्या करती है, यह निगरानी रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट मेरे भाई देखते हैं तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्राधिकरण और राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है इसको एनजीटी कहते हैं, अंग्रेजी में एनजीटी, इसको बोलते हैं सीबीसी बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह पर्यावरण के संबंधित क्षेत्र में कार्य करती है, यह पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्य करती है। और यह सब एक आयोग है, यह क्या है, आयोग हैं जो अपने अपने एक विभाग पे क्या करते हैं, कार्य करती है, संस्थाएं हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह कैसी संस्थाएं हैं, संविधिक, विधिक या कानूनी, लेकिन इसका निर्माण किसने किया है, संसद के कानून के द्वारा इन सभी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकारी। यदि इसकी परिभाषा देखें मेरे मित्र तो इसका निर्माण कार्यपालिका या राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इसमें उदाहरण जो है यह आप लोग को बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें नीति आयोग है। नीति आयोग को हम क्या बोलते थे, योजना आयोग के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग को हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं और उसका निर्माण किसने किया है, राष्ट्रपति, या हम क्या बोल सकते हैं, कार्यपालिका। एक और आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसका जो हेड होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, वह प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के आपके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है, तो कार्यकारी है। कार्यकारी नहीं आएगा तो गैर संवैधानिक आएगा। मान लीजिए इसमें यदि यह सब नहीं आएगा तो गैर संवैधानिक संस्था आएगा। अन्य संस्था में एक संस्था और होता है जिसका नाम क्या है, छात्र संघ बोलते हैं। अन्य संस्था में एक और संस्था आती है छात्र संघ का। जैसे आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे पीजी कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, तो वहाँ पे भी चुनाव होती है, वहाँ पे भी एक आयोग संस्था होती है। तो मेरे मित्र, आज जो हम लोग संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, राज व्यवस्था पढ़ते हैं वर्तमान में कि भारत के संविधान पढ़ते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग अच्छे तरीके से बात किए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। मेरे मित्र, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे मित्र अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को जितना अभी तक शेयर करना है मेरे मित्र शेयर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।